हाँ तो प्यारे दोस्तों, मैं मेरे YouTube चैनल पे संदीप सारण आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे जो सामान्य रूप से सभी बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम समय को जाया न करके हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ कार्बन 612 मीन 6 इसका एटॉमिक नंबर है और 12 इसका एटॉमिक मास नंबर है। गिवन क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.007277 AMU एटॉमिक मास यूनिट एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.008665 AMU और मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन इज 12 AMU। आपको सामान्यतः ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है आपको ऑक्सीजन का मिल जाए या इसका मिल जाए, बाइंडिंग एनर्जी पूछ ले, हो सकता है आपसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हमने ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें बाइंडिंग एनर्जी भी निकलेगी और पर न्यूक्लियन भी। इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले आप देखिए कि हमारा जो एलिमेंट है, एलिमेंट कौन है? एलिमेंट है C612। इसका मीनिंग हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन हो गए 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज आल्सो 6 क्योंकि A माइनस जेड। हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता लग गया। हम मास निकालेंगे, मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन। सभी न्यूट्रॉन का मास कैसे निकलेगा आपका? एक न्यूट्रॉन का मास दे रखा 1.008665 और 6 है इसके अंदर, 6 इंटू 1.008665। आप इसकी मल्टीप्लाई करें। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6 इसकी वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.091510 के आसपास मिल जाएगा लगभग। आप एक बार इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.0950 AMU। मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, 6 की इससे मल्टीप्लाई करना और आप इसका इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही मास ऑफ ऑल प्रोटॉन निकाल लो। तो सारे प्रोटॉन कितने हैं? 6 और एक प्रोटॉन का मास दे रखा हमें 1.007277 इज इक्वल टू AMU में है ये ध्यान रखना है। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 6.062 AMU के आसपास मिल जाएगी। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 6.0346662। अब हम मास, टोटल मास निकाल लें। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का टोटल मास क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दो, 6.051990 प्लस 6.034662 AMU में है ये टोटल मास। जब इसको आप ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू 12.0956532 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.0956532 AMU। अब देखिए मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम इज 12 AMU बट मास ऑफ द न्यूक्लियन इज 12.0956532 AMU। तो हमें मास डिफेक्ट चाहिए। मास डिफेक्ट डेल्टा M क्या होता है? मास ऑफ द न्यूक्लियन, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। और मास ऑफ न्यूक्लियन हमने मिला 12.0956532 माइनस, और ये 12 है, AMU में है ये। जब इसको माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू 0.0
0.0956532 AMU मिलेगा। ये मास डिफेक्ट है AMU में। यहां तक आप सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं यहां आपको सोल्व करके बताऊंगा। जैसे ही आपके पास मास डिफेक्ट आए तो डेल्टा ई बी बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है मास डिफेक्ट इंटू सी ऑफ स्केयर, और मास डिफेक्ट दिया है 0.0956532 AMU इंटू ऑफ सी स्केयर। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर मास AMU में है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ेगी। आप सब जानते हैं 0.0956532 1 AMU होता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्केयर, और इनटू में सी स्केयर से करोगे, सी स्केयर से सी स्केयर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 0.0956532 की 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी जो वैल्यू आती है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो वैल्यू आ जाएगी 89.099 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी है। क्या निकल गई है? आपकी बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगी कैलकुलेशन से। आपको निकालना क्या था? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हम यहां निकाल देते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा EBN, कह सकते हो इसको। ये होता है डेल्टा EB एटॉमिक मास नंबर से इसको डिवाइड कर दे A से, और हमारे पास जो डेल्टा EB की वैल्यू आई है वो आई है 89.099 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डिवाइड कर दें इसको। एटॉमिक मास नंबर कितना है हमारा? याद होगा, कार्बन के लिए गिवन है A की वैल्यू 12 है। 12 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 7.424 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो जाएगा। ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखिए आपसे क्वेश्चन कहां तक पूछा जा सकता है, 3 क्वेश्चन इसमें हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन देके आपसे मास डिफेक्ट पूछ सकता था, तो मास डिफेक्ट निकल गया हमारा यहां तक। हो सकता है यही क्वेश्चन देख के आपसे बाइंडिंग एनर्जी पूछ लेता, तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हो जाता। लेकिन इसने पूछा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो हमने ये फॉर्मूला और लगाया और यहां तक हमने इसको सोल्व कर लिया। एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हुआ, एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हुआ, एक ये वैल्यू जो है 1 AMU की वैल्यू आपको हो सकता है एग्जाम में दे भी दे। 1 AMU इज इक्वल टू होता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। ये गिवन भी हो सकता है आपको, और गिवन नहीं हो तो आपको याद होनी चाहिए ये वैल्यू। ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल के पार्ट में फर्स्ट न्यूमेरिकल इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल को। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? इस क्वेश्चन में कहता है कि द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई इज 1:2, यानी जो हमारे दो न्यूक्लियस दे रखे हैं उनकी रेडियाई की रेशियो, उनकी रेडियस की रेशियो, यानी लेट टू न्यूक्लियाई हैविंग रेडियस R1 and R2 एंड, और फाइंड आउट क्या करना है? मास नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर B A1 एंड A2। हमने दो न्यूक्लियाई मान ली जिनकी रेडियस R1 और R2 है, और उनके एटॉमिक मास नंबर है A1 और A2 है। तो हमने क्या निकालनी है? रेशियो निकालनी है मास नंबर की। फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। ये हमने रिलेशन पढ़ा हुआ न्यूक्लियर साइज के अंदर। आप इसको थोड़ा सा साफ लिख ले, A की पावर 1/3 फर्स्ट न्यूक्लियाई के लिए। फॉर फर्स्ट न्यूक्लियस R1 इज इक्वल टू R0 A
1 की पावर 1/3। यहाँ जो R0 है इसकी वैल्यू 1.2 FM फर्मी होती है। अगर इसको मीटर में लिखें तो 1.2 10⁻⁻15 मीटर होती है। फॉर सेकंड न्यूक्लियाई निकालें। फॉर सेकंड न्यूक्लियस के लिए R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 A2 की पावर 1/3। हम दोनों को डिवाइड कर दे, देन R1 अपॉन R2 रेशियो है, क्या हो जाएगा, R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा आपका A1 अपॉन A2 की पावर 1/3। गिवन क्या है, R1/R2, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू न्यूक्लियाई इज 1/2, ये वैल्यू दे रखी है 1/2, और ये हमें A1/A2 की पावर 1/3। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, क्यूब रूट क्यूब करेंगे तो 1/2 की पावर इधर तो 3 आ जाएगी और इधर आ जाएगा A1/A2, और 1 की पावर 3 1 होती है और 2 की पावर 3 8 होती है, A1/A2। और हमें रेशियो निकालनी थी, A1 रेशियो A2 की वैल्यू है जो 1:8 आंसर हो जाएगा। ये इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। इस तरीके से इस तरह का क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियर साइज का केस हमने यहाँ लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। इतना अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू 2 न्यूक्लियाई, यानी एक न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियाई में टूट गया। द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज इज 2:1। फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर साइज। यानी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दे रखा हो तो उसमें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको आसानी से सोच सकते हैं। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है हमारा, कोई भी एक न्यूक्लियस है, ये इनिशियली एट रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी है वो 0 है, मास इसका है, वेलोसिटी 0 है। ये अचानक 2 पार्ट में टूट जाता है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, ऐसे टूट गई अचानक से। तो जब कोई भी न्यूक्लियस 2 में टूटेगा तो हमेशा इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन का मतलब है ये हैवियर न्यूक्लियस ब्रेक डाउन इनटू दी टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियली रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया, और बाद का m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर हो जाएगा। तो कंपेयर कर लें तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस का, इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड m1 अपॉन m2 का मैग्नीट्यूड v2 अपॉन v1 के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। ये उनका मास नंबर है, तो इसको हम इक्विवेलेंट टू a1 अपॉन a2 भी कह सकते हैं। A1 अपॉन A2, M1 M2 को A1 A2 कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर हम कंसीडर कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, हमारे पास जो वेलोसिटी A1 और A2 की रेशियो जो आई है, A1 और A2 की रेशियो होगी हमारे पास 1:2, क्योंकि V पहले जो वैल्यू है V1 की है और बाद में V2 की है, तो ये जो हमारी वैल्यू बनेगी 1:2। और साइज ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला हमें पता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 की पावर 1/3। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हम जब इस फॉर्मूले को पुट करें, A1/A2 की वैल्यू कितनी है, 1/2, इसमें पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, 1/2 की पावर 1/3। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा उनके साइज की रेशियो है, R1 और R2 की रेशियो है वो 1:2 की पावर 1/3 बन जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम ऐसे सोल्व करेंगे इसको, आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में देखिए ये कहता है व्हाट डज पी रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है अपने को, ये बताना है इस न्यूक्लियर रिएक्शन में ये पी क्या चीज है। क्या दिया इसने, ये हीलियम पार्टिकल है 2He4, इसको एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर A और एटॉमिक नंबर Z है, इसके साथ इसको न्यूक्लियर रिएक्शन कराई गई, तो ये हमें इसका कंपोनेंट मिला और एक कंपोनेंट ये मिला, इनको 2 फ्रेगमेंट बोल सकते हैं।
तो हमें इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को देखने के लिए इस तरह के क्वेश्चन सामान्यतः पूछे जाते हैं। मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आया हूं आपके लिए। तो सामान्यतः क्या होता है कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो दो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती है। एक तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाइए इस रिएक्शन पे, चार्ज नीचे वाली चीज रिप्रेजेंट करती है। तो लेफ्ट पार्ट का 2 प्लस जेड, राइट पार्ट का हो गया जेड प्लस 2 प्लस, इसको मान लीजिए आप कोई भी नाम दे दें। इसको मान लीजिए मैं दे देता हूं एम और एन नाम दे देता हूं, प्लस एम। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, जेड से जेड कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और m की वैल्यू है 0 मिलेगी। यानी जो हमें ये पार्टिकल मिला है, इस पार्टिकल का चार्ज है 0। और एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे तो इसका मास है 4 प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस 3 प्लस उसको हमने n नाम दे दिया। a से a कैंसिल और n की वैल्यू है 1। यानी एक ऐसा पार्टिकल बनेगा जिसका मास नंबर 1 है। हम पुट करें, सो p जो पार्टिकल है वो बन गया 0 1 का। और ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज ना हो लेकिन उसका मास हो, वो होता है न्यूट्रॉन। ये पार्टिकल कौन सा हो जाएगा हमारा, न्यूट्रॉन पार्टिकल है। तो इस क्वेश्चन में जो p है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। हम इसमें आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ रेडियस ऑफ ऑक्सीजन 16, न्यूक्लियस इज 3.2 फर्मी या फेम्टोमीटर या फर्मीमीटर, then what will be the radius of aluminium 27? इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद है कि we know that R is equal to R naught A की पावर 1/3। ये हमारा साइज ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब हमें क्या पता है कि ऑक्सीजन के लिए गिवन है R ऑक्सीजन इज इक्वल टू R नॉट इंटू ए, ऑक्सीजन का है 16 की पावर 1/3। और R एल्यूमिनियम के लिए अगर निकालना हो तो R नॉट 27 की पावर 1/3। इस फॉर्मूले में हमने ये दोनों फॉर ऑक्सीजन और फॉर एल्यूमिनियम दोनों के लिए निकाल दिया। R एल्यूमिनियम अपॉन R ऑक्सीजन इज इक्वल टू R नॉट से R नॉट 27 अपॉन 16 की पावर 1/3। 27 की पावर 1/3 का मतलब हो गया 3 की पावर 3 इंटू 1/3 और ये हो गया 2 इंटू 2 की पावर 3 की 1/3। यानी ऊपर तो हमारा 3 हो गया और नीचे हो गया 2 इंटू 2 की पावर 1/3। और R एल्यूमिनियम इज इक्वल टू R ऑक्सीजन उधर चला जाएगा और R ऑक्सीजन की वैल्यू है 3.2 FM इंटू 3/2 इंटू 2 की पावर 1/3। अगर आप इसको सोल्व करें, 2 से इसको काटें तो 1.6 और 3 से मल्टीप्लाई करें 4.8 अपॉन 2 की पावर 1/3 फर्मी मीटर। ये R एल्यूमिनियम निकल जाएगा। 2 की 1/3 की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में कहता है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ ए नाइट्रोजन न्यूक्लियस। और नाइट्रोजन न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास नंबर 14 है। और गिवन है हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां देखिए जो एलिमेंट हमारा N14 है, यहाँ एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर वो है 7 और एटॉमिक मास नंबर है वो है A की वैल्यू जो है
वो है हमारे पास 14। तो यहां हम पहले क्या करेंगे कि मास ऑफ न्यूक्लियन, मास ऑफ न्यूक्लियन निकाल लेंगे, टोटल मास। मास ऑफ न्यूक्लियन क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू एमपी, मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू एम एन। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो 7 है इसमें, और प्रोटॉन का मास है 1.0007 1.007825 7825 AMU। और जब हम न्यूट्रॉन की बात करें, 7 न्यूट्रॉन है, इसकी वैल्यू 1.008665 AMU। अब हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करें, 7 की इससे जब मल्टीप्लाई करें 1.7825 से, तो इसकी वैल्यू 7.054775 के आसपास बन जाएगी। और 7 इंटू 1.008665 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू बनेगी 7.0655 और ये AMU में है। किसमें हो जाएगी? AMU में। और इसकी हमने एडिशन कर देना है, और जब हम इस दोनों को ऐड करते हैं तो जो हमारी वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी? देखिए 5 और 5 10, फिर 5 और 7 12 और 1 13, 1 6 और 7 13 14, 4 और 1 5, 6 और 5 11.14 AMU। इन दोनों को जोड़ देंगे। अब हमें मास डिफेक्ट निकालना है। मास डिफेक्ट वो क्या होगा? मास ऑफ न्यूक्लियन में से न्यूक्लियस ऑफ मास माइनस करना है, यानी 14.115430 माइनस ये वैल्यू जो गिवन है 14.00307 AMU में है। ये मत भूल जाना कि एटॉमिक मास यूनिट में इसकी वैल्यू होती है, और जब इसको हम माइनस करते हैं तो ये वैल्यू हमारी बनेगी 0.11236 AMU के आसपास इसकी वैल्यू बन जाएगी। 0.11236 AMU के पास इसकी वैल्यू। अब हमें निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है मास डिफेक्ट इंटू सी ऑफ स्केयर, और मास डिफेक्ट की वैल्यू रख दें। मास डिफेक्ट की वैल्यू कितनी है? 0.11236 AMU इंटू सी ऑफ स्केयर। मैं यहाँ आपकी वैल्यू रखूंगा AMU की। एक AMU की वैल्यू होती है 0.11236 इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्केयर, और मल्टीप्लाई में कौन है? सी स्केयर। सी स्केयर से सी स्केयर को कैंसिल कर दो। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी 104.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दें। ये आया कहां से, मैं यहां लिख के बता देता हूं कि एक AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो ये इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि इसकी वैल्यू के बगैर आपका काम चलेगा नहीं। और ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद है कि एटॉमिक मास यूनिट और एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो आप इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। ये था हमारा बाइंडिंग एनर्जी नाइट्रोजन के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी पे करेंगे। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी न्यूक्लियाई विल डिके इन द टाइम इक्वल टू 2 हाफ लाइफ टाइम। यानी यहाँ जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन में स्पष्ट कहा है कि जो टाइम है वो किसके बराबर है? 2
हाफ लाइफ टाइम के बराबर है, हाफ लाइफ टाइम के बराबर है। तो हाफ लाइफ टाइम का मतलब हो गया टी की वैल्यू 2 टाइम ऑफ कैपिटल टी हाफ। यहाँ टी हाफ है, ये हाफ लाइफ टाइम है, इसका 2 गुना है। और हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था कि n अपॉन n जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n के बराबर फॉर्मूला था। किसी भी n हाफ लाइफ टाइम के लिए ये हमारा फॉर्मूला था। यहाँ n की वैल्यू है वो हमारी इस वैल्यू के बराबर होती है। तो हमें ये देखना है कि अब हमारा जो कितने अनडिकेड बचे हुए हैं इसमें, यहाँ जो n होता है इसको हम कैसे निकालते हैं, n की वैल्यू निकालने का तरीका है t अपॉन कैपिटल टी हाफ, यानी टी हाफ बोलते हैं इसको। ये n होता है नंबर ऑफ डिकेड। तो हम इसमें जो पुट करें तो n अपॉन n नॉट की जो वैल्यू होगी 1 अपॉन 2 की पावर n कितना है, n वैल्यू रख के देख लो, 2 टाइम कह रहा है 2, तो ये 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। यानी n अपॉन n नॉट की वैल्यू है वो 1/4 हो जाएगी। ये तो बचे हुए एलिमेंट हैं, हमें तो नंबर ऑफ डिके, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, डीके न्यूक्लियाई पूछना है। नंबर ऑफ डीके न्यूक्लियाई होती है n माइनस n जीरो, सॉरी n0 माइनस n, ये होती है हमारी तो नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई। n0 ये हो गया, माइनस n की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, n0 इधर चला जाएगा तो n0 अपॉन 4, और जब इसका एलसीएम लोगे तो 3/4 n0। तो अपने को पता लग गया कि इनिशियल में जितने एलिमेंट थे उसका 1 यानी 3/4 पार्ट हमारा, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि कितने, हाउ मेनी न्यूक्लियाई विल डिकेड, कितने न्यूक्लियाई डिके हुए, 3/4 ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द टोटल न्यूक्लियाई। तो हम कह देंगे इस वैल्यू को क्या लिखते हैं, 3/4 ऑफ टोटल न्यूक्लियाई। ये हमारा आंसर हो गया, यानी टोटल न्यूक्लियाई जितनी थी उसका 3/4 पार्ट है वो हमारे डिके हो चुके हैं। अनडिकेड कितने बच गए, वो हमारे 1/4 बचे हुए हैं। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियम इज 1620 ईयर्स, यानी टी हाफ गिवन है 1620 ईयर्स, ये गिवन है आपको। उसके बाद कहता है देयर आर 2.7 10⁻21 एटम्स इन द स्पेसिमेन ऑफ प्योर रेडियम ऑफ 1 ग्राम, यानी नंबर ऑफ एटम जो इनिशियली प्रेजेंट हैं वो कितने हैं, 2.7 10⁻21 एटम्स in 1 gram. How many radium atom will be decayed in time, कितना टाइम दिया इसने, टाइम दिया 810 years। ये पूछा कितने डिके हो जाएंगे, तो डिके कितने होंगे, ये इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n अपॉन n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ जो n की वैल्यू होती है वो होती है टाइम अपॉन हाफ लाइफ टाइम, और यहाँ टाइम है 810 और हाफ लाइफ टाइम है 1620 ईयर्स। जब इसको काटोगे तो ये वैल्यू 1/2 की वैल्यू हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस फॉर्मूले में जब रखोगे तो n अपॉन n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n की वैल्यू है 1/2, यानी 1/√2 है। ये n की वैल्यू निकाल लें यहां से। n क्या है, यहाँ पे अनडिकेड एलिमेंट है, अनडिकेड, डिकेड एटम, अनडिकेड एटम यानी जो बचे हुए हैं उस स्पेसिमेन में जिनका डिके नहीं हुआ। तो n0 अपॉन √2, n0 की वैल्यू गिवन है 2.7 10⁻21 और √2 की वैल्यू होती है 1.41। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी 0.9
10⁻21 एटम मिलेगी। इतने एटम्स हैं, वो रिमेन्स एटम है, बचे हुए एटम है। 1.9 सॉरी, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 1.9। अब पूछा क्या है, इसने कितने डिके हुए हैं, तो यहां हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिकेड एलिमेंट, डिकेड एटम। कैसे निकालोगे, n0 माइनस n, और n0 की वैल्यू आपको पता 2.7 थे शुरू में, 2.7 10⁻21 माइनस 1.9 10⁻21। जब इसको माइनस करेंगे तो 0.8 इंटू 10⁻21 एटम्स इसका आंसर हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, कि वो कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसको आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी सामान्यतः पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स। यानी गिवन क्या है हमारे पास, इसका जब सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले हाफ लाइफ टाइम है टी हाफ इज इक्वल टू 1600 ईयर्स। उसके बाद कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट का मतलब है यहां हमें लैम्डा कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट, हमारे पास फॉर्मूले का पता होना चाहिए। वी नो दैट हाफ लाइफ टाइम और डीके कांस्टेंट के बीच रिलेशन था 0.693 अपॉन लैम्डा। हमें लैम्डा निकालना है तो क्या बन जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ लाइफ। 0.693 और हाफ लाइफ टाइम है 600। इसको हमने डिवाइड करना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आती है वो वैल्यू आ जाएगी, आप आराम से इसको देख सकते हैं, 4.33 10 रेज़ टू पावर 4.33 10 रेज़ टू पावर 4, ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। और इसकी जो यूनिट होती है वो पर ईयर में इसकी वैल्यू निकलेगी। किसमें निकल जाएगी, पर ईयर में, सॉरी 0.123 -4 क्योंकि टाइम का रेसिप्रोकल है ये, तो पर ईयर ये वैल्यू लैम्डा की निकल जाएगी। दूसरी बात इसने पूछी है मीन लाइफ निकालिए। मीन लाइफ का जो फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूले ध्यान है, मीन लाइफ का फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली हुई है 4.33 10 रेज़ टू पावर -4, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू आ जाएगी 2309 ईयर्स। ये हमारे पास मीन लाइफ निकल के आ जाएगी। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि 75% ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिकेड इन 24 ईयर्स। यानी 24 ईयर्स में 75% रेडियो एक्टिव डिके हो गए। कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ दिस एलिमेंट। देखिए ध्यान रखना, मैं आपको क्लियर करता हूं कि हाफ लाइफ निकालनी है। यहां पे मान लीजिए लेट नंबर ऑफ एटम्स इन सैंपल n0 है। कितने एटम है सैंपल में, n0 इनिशियली इतने हैं, और डीके कितने हो गए, नंबर ऑफ डिकेड एटम्स कितने हो जाएंगे 75% ऑफ n0, यानी इसका मतलब हो गया 3/4 n0। रिमेनिंग कितने बच गए, रिमेनिंग एटम्स वो बचेंगे। टोटल में से जो डीके हो गए उसको माइनस कर दो, ये आपके n की वैल्यू आ गई 1/4 n0, और n और का फॉर्मूला वी नो
दैट हमें इस बात का पता है कि नंबर ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट n0 इंटू 1/2 की पावर n के इक्वल होते हैं। यानी n0 को इधर भी ले आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। n की वैल्यू ये रख दो फर्स्ट इक्वेशन से, तो 1/4 n0 इज इक्वल टू n0 1/2 की पावर स्मॉल n है, n0 से n0। इसको आप देखेंगे 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूं इसको, और ये 1/2 की पावर n है। बेस अगर सेम हो तो पावर भी क्या हो जाती है, इक्वल, तो n की वैल्यू 2 निकल गई। हाफ लाइफ और टाइम में रिलेशन होता है टाइम इज इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, और t इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 टाइम ऑफ t हाफ लाइफ, और t कितना है 24 ईयर्स, 24/2 हाफ लाइफ, और t हाफ लाइफ होगी 24/2 यानी 12 ईयर्स। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि 75% ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिकेड इज 24 ईयर्स, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट, तो हम इस तरीके से हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटोप ऑफ रेडियम इज दिस। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इसका? सॉल्यूशन है कि टी हाफ लाइफ दे रखी है 1600 ईयर्स, और ये कहता है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यानी टी हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। हाउ मेनी ईयर्स विल 1/64 पार्ट टू बी लेफ्ट, और लेफ्ट पार्ट कितना क्या है इसने, लेफ्ट कह लो या रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट 1/64 ऑफ n0, यही करे क्वेश्चन। यानी n की वैल्यू है वो n0, इनिशियल में एलिमेंट है उसका 64, बट वी नो दैट n/n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, और n की वैल्यू ये दे रखी है n0/64 इंटू n0 1/2 की पावर n। n0 से n0 काट दो, 64 क्या होता है 2 की पावर में निकालिए, 2 की पावर 6 होता होगा ये, और 1/2 की पावर n, यानी 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 14, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 ये हो जाएगा। अब देखो बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो यहां से n की वैल्यू निकल गई 6, बट t इज इक्वल टू एन टी हाफ लाइफ, और टाइम निकालना है, n की वैल्यू 6 और हाफ लाइफ 1600 ईयर्स, और मल्टीप्लाई करें तो 9600 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा t का। तो आप आराम से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए तो आप उनको आसानी से सोल्व कर लेंगे।